नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं लीडर्स टॉक। लीडर्स टॉक में आज हम एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लेकर आए हैं जिनका नाम है हरप्रीत मल्होत्रा और वह टाइगर लॉजिस्टिक के चेयरमैन हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि वह टाइगर लॉजिस्टिक तक कैसे पहुँचे और उनकी कंपनी क्या वास्तव में चीते की तरह दौड़ रही है, और यदि दौड़ रही है तो उसके पीछे उनकी क्या ताकत रही। हरप्रीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार रविंद्र जी। हरप्रीत जी, सबसे पहले तो बताइए, जो आपने कंपनी शुरू करी टाइगर लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और जिसका नाम टाइगर रखा उसके पीछे क्या कारण था? एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, जी। बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब हमने नया नया काम शुरू किया तो हमने एक बहुत बड़ी कोरियन कंपनी के साथ हम काम कर रहे थे। तो उनके कोरियन हेड होते थे, तो उनका भी यही क्वेश्चन था कि आपने इसको नाम टाइगर क्यों दिया। जैसे बोलते हैं कि टाइगर नेवर चेंजेस इट्स स्ट्राइप्स, सो वी नेवर चेंज अवर कैरेक्टर, वी नेवर चेंज अवर अवर वे ऑफ वर्किंग। सो दैट्स हाउ कि हमारा जो एग्रेसिव नेचर है और हमारा जो टू बी अ लीडर ऑलवेज, तो वो आई थिंक ये डिनोट करता है। सो इसी की वजह से हमने सोचा ये हमारे लिए ऐप नेम है। ऐप नेम है। हाँ जी। हरप्रीत जी, आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है। आपकी जो फैमिली है, पेरेंट्स हैं, वो सब सर्विस में रहे हैं। तो सर्विस में वो रहे हैं और आप एंटरप्रेन्योर बन गए और अपनी कंपनी को आज की तारीख में लिस्टेड कंपनी भी है। तो ये सब कैसे हुआ? क्या पेरेंट्स ने आपको कभी कहा नहीं? क्योंकि देखिए, यही देखा जाता है एक मिडिल क्लास फैमिली में कि जो उनके पेरेंट्स हैं वही चाहते हैं बच्चे भी उनके वही बने, या जो वो सपने पूरे नहीं कर पाए थे वो अपने बच्चों के थ्रू वो पूरे होते हुए देखना चाहते हैं। तो क्या पेरेंट्स का ऐसा सपना था कि भाई आप एंटरप्रेन्योर बने, या वह भी सभी आम पेरेंट्स की तरह चाहते थे कि आप भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लो और उसके बाद एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो और काम पे लग जाओ? देखिए, मैं एक सर्विस बैकग्राउंड से हूँ। मेरे फादर साहब इंडियन नेवी में थे, मेरे दादाजी इंडियन आर्मी में थे और मेरी मदर भी जॉब करती थी। और हम लोग वेरी टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से थे। आई वुड से लोअर मिडिल क्लास फैमिली ही हम कह सकते हैं। और हम लोग नेवी स्कूल में पढ़े और हम लोगों का कोई ऐसा कभी भी ऐसा वो नहीं था कि हम कभी बिजनेस करेंगे या कुछ ऐसा। पेरेंट्स की वजह से कोई हमारी ऐसी विजन नहीं थी यार, कुछ उन्होंने ऐसे हमें प्रेशराइज किया हो कि हमें बिजनेस करना है। हमारी बड़ी हम्बल बैकग्राउंड रही। मैं 18 साल स्कूल करने के बाद ही एट द एज ऑफ 18 ओनली आई स्टार्टेड वर्किंग। क्योंकि आपने 18 साल की उम्र से ही काम शुरू कर दिया हाँ, तो था? मैं 18 साल की उम्र में जब मैंने स्कूल पास किया तो आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, आई वाज अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो उसके बाद ही मैंने सिचुएशन कुछ घर की ऐसी थी कि आई थिंक पेरेंट्स को मेरा सपोर्ट चाहिए था। और और हमें दिख जाता है कि भाई हमारी ज़रूरत है। तो हमने उसी टाइम मैंने अपना आई डिसाइडेड कि मैं इवनिंग कॉलेज करूँगा और मॉर्निंग में जॉब करूँगा। तो हमने इवनिंग कॉलेज में, हमें अच्छे कॉलेज में इवनिंग में एडमिशन मिल गया और मैंने मॉर्निंग में मैं जॉब करता था और इवनिंग में मैं कॉलेज अटेंड करता था। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं पहले अपने इंटरव्यू के लिए गया तो जब इंटरव्यू था तो मेरे बॉस ने बोला कि आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। तो उन्होंने बोला बेटा अभी तो तू 18 के ही नहीं हुआ है। तो मैंने कहा नहीं सर, 1-2 महीने में हो जाऊंगा। तो इट वॉज अ वेरी वेरी नाइस वे। एंड आई थिंक गुरुजी की काफ़ी मेहर है कि हम लोग हमारे साथ उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हैं। तो आई स्टार्टेड वर्किंग एट वेरी अर्ली एज और हमारी जर्नी उसी टाइम से शुरू हुई। हम उसी सेक्टर में लॉजिस्टिक्स में आते गए। लॉजिस्टिक्स से मतलब जो आपकी फर्स्ट जॉब भी थी वो भी लॉजिस्टिक्स में ही थी? हाँ, सो लॉजिस्टिक्स में ही मैंने अपनी फर्स्ट जॉब शुरू करी और उसके बाद मैं उसी फील्ड में आगे बढ़ता गया। और जैसे जैसे मैंने जॉब आगे चेंज की, कुछ और मैंने आता हूँ, मैं वहाँ पे आऊँगा कि हाँ कैसे हाँ कैसे या चेंज हुई। हाँ हाँ बट बीच में एक जो क्वेश्चन याद आया कि आपने कहा कि घर में आपकी ज़रूरत लगी, हाँ जिम्मेदारी का एहसास हुआ। हाँ। तो क्या घर में आप सबसे बड़े थे सिबलिंग्स में? नहीं, मेरे बड़े भाई साहब हैं जो जर्मनी में हैं। ओके। जो मेरे से पहले ही वो भी घर की नीड थी तो वो जर्मनी शिफ्ट हो गए थे ओके। टू हैव अ बेटर लिविंग, क्योंकि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली तो वो जर्मनी चले गए थे। ओके। और उस टाइम वो भी स्ट्रगल कर रहे थे
ये आपने 18 की उम्र में जॉब शुरू करी, तो 18 की उम्र में जब आपने जॉब शुरू करी तो जाहिर सी बात है में साल 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल कुछ समय तो आपने काम किया होगा बिजनेस शुरू करने से पहले, तो वो कितना सो रविंद्र जी, मैंने ऑलमोस्ट आई वुड से 8-10 साल काम किया डिफरेंट कैपेसिटीज़ में, 2-3 कंपनीज में काम किया, ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम किया, और उससे मेरे को काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला। और फिर 2000 में मैंने अपनी कंपनी ये फॉर्म कर ली थी, टाइगर लॉजिस्टिक्स। बट आपने मुझे बताया था एक ऐसा, मुझे अगर याद है कि आप इससे पहले भी कोई पार्टनरशिप में काम किया था। एक मेरा थोड़ा सैड एक्सपीरियंस रहा, मैंने एक पार्टनरशिप भी करी थी, क्योंकि देखिए हमारे पास बिजनेस का कोई एक्सपोजर नहीं था, तो आप किसी से मिलते हैं, यू गेट इन्फ्लुएंस। तो मैंने 3 साल की पार्टनरशिप भी करी थी, और वो भी इसी फील्ड में थी, लॉजिस्टिक्स में। को 2000 में मेरे को ये सिचुएशन आ गई कि मैंने खुद अपना काम शुरू किया, और मैं आई वॉज लकी के क्योंकि मेरे ये मानने हैं कि भगवान का ये बड़ा अच्छा उसूल है कि कहीं वो कमी करता है तो कहीं वो पूरी भी कर देता है। देखिए मैं जो सबसे बड़ी चीज़ लेके निकला वो था कॉन्फिडेंस, और मैं ये मेरे को कॉन्फिडेंस पूरा था कि मैं आगे कर लूँगा, और मेरे को अभी डिसहार्टन नहीं होना, डिस्करेज नहीं होना, और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो वो एक कॉन्फिडेंस मेरे उस टाइम मेरे में आ गया था, चाहे मेरी जेबें खाली थी। मैंने अपनी तो इसको अगर मैं इस तरह से कहना चाहूँ कि जो आपने 3 साल का काम वहाँ पे किया, बिजनेस किया एक पार्टनरशिप में, तो जब आप निकले तो आपने कहा कि कॉन्फिडेंस लेके निकले, और साथ के साथ 3 साल का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके निकले कि बिजनेस को कैसे रन करना है, यानी कि उसको हम एक प्रैक्टिकल MBA भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक वर्ड यूज़ किया कि वो मेरे लिए एक प्रैक्टिकल MBA था। मेरे को ये कॉन्फिडेंस था कि बिज़नेस करना इतना मुश्किल नहीं है। ऑफ कोर्स उसमें हार्ड वर्क बहुत है, उसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत है, बट उसमें एक चैलेंज भी है, उसमें एक सेटिस्फैक्शन भी है, और अगर आप अपने आप विद ऑनेस्टली एंड इंटीग्रिटी, विद फुल इंटीग्रिटी करते हैं तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो हरप्रीत जी, तो यानी कि आज की तारीख में आप ऐसा रिग्रेट तो नहीं करते होंगे कि जो 3 साल आपने काम किया और जो पार्टनरशिप आपकी टूट गई जिस भी वजह से, तो आपको उसका कोई रिग्रेट तो नहीं होना चाहिए, या नहीं, ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है। मैं मेरे ख्याल से मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जो भी होता है वो कहीं ना कहीं भगवान की विल से ही होता है, विद गॉड्स विल ही होता है। और आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर, आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन माई सेल्फ। तो मुझे ये है कि ये सब चीज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं लिखी होती हैं, तो शायद वो मेरा 3 साल लिखी हुई थी, डेस्टाइन, एवरीथिंग। तो जब आपने अपनी कंपनी शुरू करी तो उसके पीछे कौन पुश करने वाला था? कई बार होता है ना कि भाई आपने पार्टनरशिप में काम करी, जैसे कहा आपने कि भाई हम सर्विस क्लास उससे थे, आपने 8-10 साल जॉब करी, फिर पार्टनरशिप में भी काम किया, 2 लोगों के साथ मिलकर काम किया, फिर ये हिम्मत, जो कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे हैं, वो कैसे आया कि मैं अकेले काम कर सकता हूँ, मुझे पार्टनरशिप की आवश्यकता नहीं है? देखिए क्या होता है रविंदर जी, जब आप इस सिचुएशन में जा रहे होते हैं तो आपको समटाइम्स यू आर पुश टू द वॉल। तो आपके पास कई चीज़ें आप इतना सोच विचार नहीं कर पाते। आप बोलते हैं यार यही रास्ता दिख रहा है और इसी रास्ते पे चलें, ऑफ कोर्स मेरी वाइफ ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। वो एक बिजनेस फैमिली से हैं, और उनका भी एक बिजनेस दिमाग है, बिजनेस एक्यूमन है उनमें भी। तो डेफिनेटली शी सपोर्टेड मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हम लोग बिजनेस फैमिली से नहीं आते हैं, हम लोग सर्विस क्लास हैं। तो मेरे पेरेंट्स हमेशा वरिड थे कि वाई डोंट आप एक जॉब ही क्यों नहीं टेकअप कर लेते, और उसी से बेटर रहेगा। दे सेड के यू गो बैक टू द सर्विस सेक्टर ओनली। तो आई थिंक उस टाइम हम लोग बहुत एक डिफरेंट जोन में थे, डिफरेंट माइंडसेट में थे कि भाई आई थिंक हमें ये ट्राई देना चाहिए। तो डेफिनेटली माई वाइफ डेफिनेटली पुश्ड मी, एंड शी इज़ बीन अ ग्रेट सपोर्ट इन माई सक्सेस। उन्होंने सपोर्ट किया, इनकरेज किया। जब आपने कहा कि वहाँ से निकले, एक यानी कि फिनेंशियली आप टाइट थे, क्रंच में थे, एक तरह से हम कह सकते हैं, जब आपने अपनी कंपनी शुरू करी, क्योंकि कुछ भी आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं कुछ पैसे तो चाहिए, अगर ऑफिस बनाना है, फर्नीचर लेना है, कंप्यूटर भी चाहिए होता है, ठीक है, स्टाफ भी रखना है, तो वो शुरुआत कैसे हुई? तो रविंदर जी, मैंने अपनी कंपनी 14,000 रुपये से शुरू करी। 14,000 रुपये से? फिर 2001 में? 2000 में, 2000 ईयर 2000। ओके। और उसमें से 14,000 में से शुरू में मेरे को हम सेकेंड हैंड फर्नीचर लेके आए 5,000 रुपये का। ओके। जो सेकेंड हैंड फर्नीचर मिलता है यहीं पे, तो हम सेकेंड हैंड फर्नीचर लेके आए।
हमने पहले महीने 4 लोगों को एम्प्लॉय किया और हमने आई वाज लकी कि हम लोग फील्ड में थे, हम लोग कस्टमर को हम पे फेथ था, ट्रस्ट था, तो कस्टमर हमारे साथ थे, तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो वो 3 साल जो आपने पार्टनरशिप करी थी, तो कॉन्फिडेंस, क- प्रैक्टिकल एमबीए, हाँ, और साथ में ये कैपिटल लेके हाँ, आप वहाँ से आए हाँ, क्लाइंट के रूप हाँ। में, तो कस्टमर जो के रूप क्लाइंट में। हमारे हाथ में थे, तो उन्होंने हमें, क्योंकि उनको पता है कि ये जेन्युइन है, क्योंकि हमारी क्वालिफिकेशन, हमारी जो बैकग्राउंड थी, हमारी इंटीग्रिटी थी, वो उन्होंने देखी हुई थी, जी। और उन्होंने हमें सपोर्ट किया कि यस आप काम करिए, हम आपको सपोर्ट करते हैं। और हमने उनको ये रिक्वेस्ट करी कि देखो भैया, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरे को 1-2 महीने आपको मेरे को एडवांस देना पड़ेगा। तो आई वुड से कि फिर भगवान की मेहर है, उन्होंने हमें एडवांस दिया। कभी ऐसा होता नहीं है हमारे बिजनेस में क्योंकि पहले आपको एडवांस दे दें, तो उन्होंने हमें एडवांस दिया, उस एडवांस से हमने काम शुरू किया। अगले 1 महीने के बाद दूसरे महीने, आई वुड से तीसरे महीने की शुरुआत में हमने 4 और लोग रखे, सेकेंड मंथ एंड में, तो हम लोग 8 लोगों से हमने तो एक मतलब तरह से काम शुरू एक किया। तरह से यानी कि आपने डबल कर लिया हाँ, 2 महीने में। हाँ, तो डबल मैंने, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अब हम कर सकते हैं, क्योंकि एक क्लाइंट्स का हमारे ऊपर ट्रस्ट आ रहा था और उनको लग रहा था कि यस वी कैन डू समथिंग। तो वो एक जैसे जैसे हम उनको डिलीवर करते रहे अपनी सर्विसेज, तो हमें भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस आया और वी कुड टेक दोज डिसीजंस। ऑफ कोर्स वो टाइम काफ़ी उन टफ था। आपको भी कॉन्फिडेंस आया और क्लाइंट, आपके कस्टमर को भी आपके ऊपर करेक्ट, हाँ जी, कॉन्फिडेंस हाँ आया। जी, हाँ जी, हाँ। तो 2000 में शुरू करी थी कंपनी, आज आपकी कंपनी 23 साल की हो गई है। हाँ, तो 23 साल में आज कंपनी आपकी कहाँ पे खड़ी है? सो कितनी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है, कितनी बड़ी टीम है? सो रविंद्र जी, हम लोग जैसे एज आई मेंशन टू यू, क्योंकि हमारी बैकग्राउंड एक स्ट्रक्चर्ड वे से थी, हमारी कोई एज सच बिजनेस नॉलेज नहीं थी, बट हमारी एक बिजनेस विजन तो थी। जी। सो मैं ये चाह रहा था कि भाई जैसे हम कंपनी को ग्रो कर रहे हैं, हमें किसी लेवल पे पहुंचना चाहिए। तब हमारी स्टेबिलिटी आ गई, आई वुड से 2004-5 तक हमारी काफ़ी स्टेबिलिटी आ गई थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ और हमें बड़ा करना पड़ेगा। तो हम लोग नए वर्टिकल्स ऐड कर रहे थे, नए प्रोडक्ट्स हम ऐड कर रहे थे। हमारे पास लोग भी काफ़ी आ रहे थे, बट हमें कंपटीशन मल्टीनेशनल से काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था, क्योंकि हम किसी भी कस्टमर के पास जाते, वो बोलता है कि भाई हमारा काम तो मल्टीनेशनल कर रहा है और हमारा काम ये बड़ा फॉरवर्डर कर रहा है, और आप आपका क्या चीज़, आपके पास एज क्या है। तो देन आई रियलाइज कि हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बड़ी करनी पड़ेगी कि जिससे एक तो हमारे पास एज हो टू कम्पीट विद दीज मल्टीनेशनल्स। सेकेंडली हमारे पास ऐसी एज होनी चाहिए क्योंकि हम अच्छे लोगों को हायर कर सकें, बिकॉज वी आर इन द सर्विस सेक्टर, इट्स अ पीपल्स बिजनेस। तो हमें अच्छे लोग भी चाहिए थे जो हमें रिप्रेजेंट करके डीपर पेनिट्रेशन मार्केट में कर सकें। तो हमने ये डिसाइड किया कि हमें पब्लिक लिस्टेड होना है, क्योंकि आज की डेट में उस टाइम पे कोई भी बहुत कम, शायद एक ही कंपनी थी जो पब्लिक लिस्टेड थी लॉजिस्टिक्स में, और हम लोग सेकंड पब्लिक लिस्टेड कंपनी इंडिया में बने। सो वी गॉट लिस्टेड ऑन दी बीएसई एसएमई एक्सचेंज। तो 2013 में वी गॉट द कंपनी लिस्टेड ऑन दी पब्लिकली लिस्टेड ऑन दी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 13 सालों में। हाँ, 13 साल में हमारा पब्लिक इशू आया, और पब्लिक इशू हमारा ओवर सब्सक्राइब हुआ, हमारे को और कॉन्फिडेंस आया, हमारे पास काफ़ी बंदे, और वी कुड हायर मोर पीपल बिकॉज हमारे पास फंड्स थे, कैपिटल थी। तो वो जो हमारी जर्नी शुरू हुई 13 साल से, 13 साल के बाद, वो एक हमें उसने बिग अपस्विंग दिया, और उससे फिर हमने लोगों को भी काफ़ी बड़े पैमाने पे लोगों को हायर किया, हमने और ऑफिसेस खोले, हमने डीपर पेनिट्रेशन इन द मार्केट करी। तो आज हम आई वुड से वन ऑफ द लीडिंग लॉजिस्टिक्स कंपनी इन इंडिया हैं ऑन पैन इंडिया बेसिस। और एज वी आर वर्किंग, हम लोग ऑटो वर्टिकल में बहुत काम कर रहे हैं, कमोडिटीज़ में काफ़ी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी काम कर रहे हैं, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में या आरबीआई की कंपनीज़ में, जो उनकी पीएसयूज़ कंपनीज़ होती हैं, उनके लिए कर रहे हैं, यार्न और टेक्सटाइल में काफ़ी काम कर रहे हैं, आपकी स्टील इंडस्ट्री में काफ़ी काम कर रहे हैं। तो वी हैव अ फेयरली गुड प्रेजेंस ऑन पैन इंडिया बेसिस। हम लोग एक रीजनल, एक फैमिली रन कंपनी नहीं है, वी आर अ पैन इंडिया बेस्ड लॉजिस्टिक्स कंपनी विच इज़ अ प्रोफेशनली रन कंपनी,
सो आज हमारे पास 250 से ज़्यादा लोग हैं, आज हमारा टर्नओवर काफ़ी वी हैव रीच्ड एट अ गुड नंबर। हमने 2 साल पहले हम 650 करोड़ पे थे, फिर अब इट इज़ अ ग्रोइंग नंबर, even in the volume terms we are doing very well. So overall I think that we have reached at a level that अब हमें next leap लेना है। नेक्स्ट लीप लेना है, तो नेक्स्ट लीप में जाएं, बट उससे पहले मैं अपने युवा साथियों के लिए एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे कि जिस तरह से आप जॉब से बिजनेस में आए, एंटरप्रेन्योरशिप में आए, तो इसको यदि हमारे युवा साथी कोई शुरुआत करना चाहें तो उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक तो जो मेरा मानना है रविंदर जी, दैट पेशेंस इज द की। यू नो आपको, आप सोचें कि ओवरनाइट कुछ हो जाए आपके साथ और आप ओवरनाइट कुछ कर लें, तो ओवरनाइट हो जाएगा, लेकिन ओवरनाइट वो नीचे भी गिर जाएगा। अगर आपको एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल चाहिए, तो पहले तो आपको वो बिजनेस समझना पड़ेगा, वो किस लेवल क्या है, उसकी निटी-ग्रिटीज़ क्या हैं, उसकी उसको तौर तरीका क्या है। तो यू हैव टू डर्टी योर हैंड्स, दैट इज़ व्हाट आई टेल my younger colleagues in my office, even my kids for that matter, that you have to dirty your hands. आपको खुद करना पड़ेगा अपने हाथ से, ताकि आपको उसकी बिजनेस की निटी ग्रिटीज, जो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, वो आपको समझनी ज़रूरी है। तो बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस आपको उसी बिजनेस, उसी वर्टिकल में कहीं ना कहीं 2-4 साल 5 साल आपको कहीं ना कहीं जॉब करनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको विजन बताएगी कि ये बिज़नेस आगे स्केल अप कैसे हो सकता है और इस बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है। तो आप 4-5 साल 6 साल के बाद अपना बिज़नेस शुरू करिए। और देखिए, बिज़नेस इज़ लाइक अ फैमिली। आप अगर जब बिज़नेस में घुस रहे हैं, तो आपने सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, वो आपकी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको एक बिज़नेस सेटअप, आपको ऐसा एक मॉडल सेटअप करना है, वो फिर पैसा आपके लिए ऑटोमेटिक बनाएगा। और मेरा ये मानना है कि ऑनेस्टी से पैसा बनाना इज़ द ईज़ीएस्ट थिंग, और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सिर्फ वही बिजनेस है जिसमें आप ऑनेस्टी से पैसा बना रहे हैं। आप अपने स्टाफ को एज अ फैमिली रखें, आप उसको एज अ अपनी टीम मेंबर रखें, तब आपको आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो ये 2-3 चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। किसी से एड ऑन की कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती थी। आपने तो 14,000 में शुरू कर लिया था, आज पता नहीं 14,000 में कोई काम शुरू हो सकता है या नहीं। एक तो कितने समय के खर्चे या कैपिटल हमारे पास होनी चाहिए कि भाई इतने समय के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, सैलरी देने के लिए, खर्चे देने के लिए, उसके बाद ही हम उस फील्ड में उतरें? देखिए, हमारा टाइम थोड़ा सा डिफरेंट था। 20-22 साल पहले चीज़ें थोड़ी डिफरेंट थी। अब एकदम चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड मोड पे हो गई हैं, और उसी टाइम से हमें अपना माइंडसेट भी करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि कोई भी बिजनेस आप करें, पहले उसको आपको यू हैव टू टेक स्मॉल बेबी स्टेप्स। आप एकदम उसको बहुत बड़ा उस पे मत एस्केलेट मत करिए, या बहुत बड़े, ऑफ कोर्स आपके बिजनेस प्लान्स, ग्रोथ प्लान्स होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप बेबी स्टेप लीजिए। आप शुरू में आप अपना देखिए कि पहले आपके 6 महीने कैसे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू व्यू योर बिजनेस इन 6 मंथ। और 6 महीने में आपको, एक्चुअली बिजनेस आपको 3 महीने में आपको फील आ जाएगा कि आपका किस लेवल पे बिजनेस जा रहा है। बट स्टिल आई वुड से 6 मंथ्स यू हैव टू गिव टू योर बिजनेस टू प्लान एनी फर्दर एक्सपेंशन, फर्दर ग्रोथ। सो 6 महीने मेरे को लगता है एक गेस्टेशन पीरियड है कि आपको 6 महीने की सारी तैयारी करके रखनी चाहिए, क्योंकि बिज़नेस शुरू करने में हो सकता है अच्छा हो, 2 महीने बाद कुछ अप्स एंड डाउन्स आएँ, कुछ स्पाइक्स आएँ, तो हो सकता है आपका वो लेवल ना रहे। तो आई थिंक 6 मंथ्स यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ दैट आई मस्ट गिव माई सेल्फ 6 मंथ्स। और अगर आपने 6 महीने का एक बैरियर क्रॉस कर लिया, तो आई थिंक देन यू कैन मूव ऑन। बट आपका पहले मंथ में भी आपकी ग्रोथ विजन होनी चाहिए, क्योंकि आपको लगना चाहिए कि अगर मैं 6 महीने में ये अचीव कर लिया, तो मेरा नेक्स्ट 1 साल का क्या प्लान है और नेक्स्ट 2 साल का क्या प्लान है। तो आपके जो ग्रोथ इंजन्स हैं, वो आपके पहले डे में होने चाहिए, और वो तभी हो पाएंगे कि जब आपने 4-5 साल अपने उसी बिजनेस में, उसी वर्टिकल में लगाए हुए हैं। यानी कि प्लान आप लॉन्ग टर्म करें, फोकस आप शॉर्ट टर्म में रखें और उनको मेज़र करते चलें। करेक्ट, बिल्कुल, एकदम। आपने कहा कि फ्रेंड्स एंड फैमिली की तरह हम अपनी टीम को रखें, तो आज जो आपके यहाँ पे टीम है, क्या वो ऐसा महसूस करती है कि वो फ्रेंड एंड फैमिली की तरह है, या एम्प्लॉय महसूस करती है?
हमारे यहाँ तो देखिए, आई टेक प्राइड इन सेइंग कि मेरा आई वुड 60 to 70% जो मेरा स्टाफ है वो 15 साल पुराना है। 15 साल हाँ, पुराना है। तो जो मेरे 8 लोग थे पुराने वो अभी भी मेरे साथ हैं। अच्छा, जो तब के हाँ, 8 लोग थे 2000 के, तब अभी 2000 के तक वो हैं। अभी भी मेरे साथ हैं। ओके। सो दे हैव, आई थिंक, यू नो दे, वो अपने आप में सारे ही टाइगर हैं एक तरह से, मैं ये कहता हूँ, एंड दे ऑल ओन द कंपनी, यू नो, एंड दैट्स व्हाट वी काइंड ऑफ, यू नो, हमने ऐसा माहौल कोई क्रिएट किया हुआ एम्बलम बनवाया है अपने टाइगर वाला? है। टाइगर अपने में एम्बलम है। टाइगर अपने में एम्बलम है। हम्म। नहीं, हमने मतलब वी ऑलवेज बिलीव, आई पर्सनली बिलीव इन कीपिंग अ लो प्रोफाइल। तो हमने कोई बहुत ऐसा यू नो कुछ नहीं किया है, बट ऑफ कोर्स कंपनी के जो ब्रांडिंग है वो हम करते हैं। जी। बट कमिंग बैक टू योर दिस थिंग के, यू नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी टीम, आपकी फैमिली, जो आपकी ऑफिस है, वो उनका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। हम्म। उनका मेरे को सबसे ज़्यादा दो चीज़ों में खुशी होती है कि जब वो दो चीज़ों का लोन लेते हैं, एक तो अपनी बच्चों की पढ़ाई का और अपने घर बनाने का। हम्म। तो ये चीज़ जब वो लोन लेते हैं तो कंपनी की ओपन पॉलिसी है कि आप कुछ भी अमाउंट ले सकते हैं, यू नो। वो लोन आपकी कंपनी से ले सकते हैं? हाँ Very हाँ, good. इंटरेस्ट फ्री लोन हम उनको देते हैं ओके। बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए और अपने घर बनाने के वेरी लिए। गुड। तो ये अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे अपनी स्टाफ के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यू नो कभी ऐसा दिक्कत होगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो भी काम नहीं, आई करने थिंक आए ये हैं। जो आप सपोर्ट दे रहे हैं ये हम्म, बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी व्यक्ति के लिए। हाँ भाई सबसे पहले वो यही सोचता है कि मेरा अपना घर हो जाए, हाँ और उसके बाद जो उसकी मेन प्रायोरिटी हाँ होती है कि भी बच्चे हाँ उसके हाँ, किसी अच्छे तरह पढ़ से जाए, स्टेब्लिश हाँ हो जाएं। हाँ। जी। देखिए, आपको ये माइंडसेट रखना पड़ेगा कि आपको भी एक तरह से माइंडसेट नौकरी पेशा का ही रखना पड़ेगा जब आप अपने स्टाफ से डील करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आपको उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और जिस हद तक कुछ भी चीज़ सॉल्व हो सकती है या उनको आप कुछ बेनिफिट दे सकते हैं तो आपको आई थिंक देना चाहिए, ताकि तभी वो एक कंफर्ट लेवल पे, कंफर्ट जोन में आएंगे। यानी कि हम अपनी जो ज़रूरतें समझते हैं कि हमारी ये ज़रूरतें हैं, जब हम एम्प्लॉय थे तो करेक्ट। मुझे अगर ये कोई ये कर देता तो शायद जो है ना मैं अपना बिजनेस नहीं शुरू करता, ऐसे ही करेक्ट। लगा रहता। तो वही चीज़ हमें अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वो सुविधाएं देने के लिए सोचना चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हरप्रीत जी, आप यहाँ तक तो पहुँच गए 23 सालों तक, और लगभग 650 करोड़ का आपने टर्नओवर भी किया, 250 लोगों की टीम भी है। अब अगले अगर हम 10 सालों की बात करें तो उसके ग्रोथ प्लान्स क्या हैं? जी। सो रविंद्र जी, हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि ऑलरेडी हम लोग इस लेवल पे पहुंच गए हैं, और कंपनी आज कंपनी ने इंडिया में काफ़ी अच्छा अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है। वी आर प्रेजेंट इन ऑल पोर्ट्स, ऑल इंडस्ट्रियल एरियाज। सो आई थिंक नाउ इज़ द नेक्स्ट लीप, यू नो, नाउ वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट लीप। एक तो हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो काम किया है पिछले साल, वो हमने अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रियल टाइम आपको ओशन फ्रेट और एयर फ्रेट्स इमीडिएटली बता सकता है, और जो वो स्पेशली एमएसएमई और एसएमई सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, क्योंकि उन तक कोई लोग पहुंच नहीं पाते, और ना वो कहीं तक बड़ी फॉरवर्डर्स के पास पहुंच पाते हैं। उनको अच्छी एक्सेस नहीं है रेट्स की, अच्छी एक्सेस नहीं है बेटर कॉस्टिंग की। तो इस ऐप के थ्रू वो लोग रियल टाइम फ्रेट पता कर सकते हैं। सपोज़ उनकी एक एक्सपोर्ट शिपमेंट है जो जर्मनी जानी है, और वो उनको इमीडिएटली रियल टाइम फ्रेट चाहिए और उन्होंने ऑनलाइन बुक करना है, तो वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जाके रजिस्टर होकर रियल टाइम फ्रेट उनको वहाँ मिल जाएगा, और वो अपनी शिपमेंट इमीडिएटली बुक कर सकते हैं। तो जो 4-5 दिन का एक साइकिल होता है वो हमने 4-5 घंटों में कर दिया है। अच्छा, जो 4-5 दिन उसको लगेंगे अपने सामान को पहुंचाने के लिए, बुक करने के लिए, वो आपने 4-5 घंटे में कन्वर्ट किया। सेकेंडली, ये एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसके अंदर हम बिना कोलैटरल के कार्गो वैल्यू फाइनेंस भी मुहैया करा रहे हैं। हमारा आईसीआईसीआई बैंक से टाई अप हुआ है, ओके। जिसके अंदर आपको, अगर आप एक्सपोर्टर हैं और आपने एक्सपोर्ट कर दिया और आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, तो जब शिपमेंट वेसल पे चढ़ जाती है तो 80% ऑफ दैट वैल्यू ऑफ द कार्गो हम बिना कोलैटरल के आपको मुहैया करा मुहैया देंगे। करा देंगे। हाँ, सो उससे क्या है, आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ईज आउट हो जाएगी, और आपको कोई कोलैटरल देने की भी ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक ये रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है इंडिया में, और ये हमें आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा, हमें लगता है काफ़ी हमें ग्रोथ देगा। मैन्युफैक्चरर के लिए आई थिंक, और बिजनेसमैन के लिए काफ़ी फायदेमंद है ये। हाँ, बिजनेसमैन और जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा सेक्टर है जो इग्नोर्ड है, उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये होगा। सेकेंडली, हमें लग रहा है कि जो इंडिया यूएस बिजनेस है और इंडिया यूके बिजनेस है, वो आगे काफ़ी बढ़ने वाला है। ये ट्रेड लेन पे हम काफ़ी काम कर रहे हैं,
और ये हम सोचते हैं कि यहाँ से आने वाले मंथ्स में, काफ़ी ईयर्स में काफ़ी ग्रोथ आने वाली है। जो थर्ड हमारा ग्रोथ इंजन है वो ऑफ कोर्स जो है वो है इंडिया के इंपोर्ट्स को लेके, क्योंकि अभी तक कंपनी हमारी एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस कर रही थी, बट इन लास्ट 2 इयर्स हमने अपना इंपोर्ट को काफ़ी स्ट्रेंथन किया है और आगे वाले सालों में भी हमारा फोकस इंपोर्ट्स पे काफ़ी रहेगा। क्योंकि इंडिया इज़ अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ वेरी इट्स टर्निंग आउट टू बी अ वेरी बैलेंस इकोनॉमी। तो एक्सपोर्ट तो है ही है जिसमें हम वेरी स्ट्रांगली प्रेजेंट हैं, इंपोर्ट्स में हम लोग इतने स्ट्रांगली प्रेजेंट नहीं थे, बट पिछले 2 साल में हमने अपनी स्ट्रेंथ को काफ़ी अच्छा कर लिया है। सो आने वाले सालों में एक्सपोर्ट तो हम ग्रो करेंगे ही करेंगे, एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स, इंपोर्ट लॉजिस्टिक्स में भी हम काफ़ी काम करने वाले हैं। सो दैट इज़ वेयर वी आर रियली फोकसिंग ऑन। उस पे आप फोकस कर रहे हैं। अब जैसे आपने कहा ना कि भाई 23 साल में मैं नंबर्स में बात कर रहा था 650 करोड़ पे पहुंचे, तो अगले अगर 10 सालों में हम देखते हैं तो हम कहाँ 2000 पे हम पहुंच जाए? 2000 तो ऐसे कम होगा 10 सालों के लिए, मैं ऐसा समझता आई हूँ। थिंक हमारा टारगेट 5,000 करोड़ का है 10 सालों 10 में। साल में हाँ, और हम कोई आई डोंट थिंक कि वो बहुत बुलिश नंबर है हाँ, मैं इसमें। वही कि जब मैं हाँ 2000 बोल रहा तो मुझे लगा तो 5 साल के हाँ अंदर ही अचीव हो हाँ, जाना तो वो चाहिए। हमारा यही प्लान है कि 26-27 तक हम 27-28 तक हम आराम से 2,000 करोड़ कर पाएंगे, और अगले 10 साल में विल बी प्लस 5,000 करोड़ कंपनी, दैट इज़ फॉर श्योर। जी हम बिल्कुल, लोग आप ये भी करेंगे। देख रहे हैं, आई वुड लाइक टू ऐड कि हम लोग कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए कुछ हम एक्विजिशन की ऑप्शंस भी हम इवेलुएट ओके कर रहे हैं, ओके, और वो आ जाएगी तो हमें वो भी हमारी ग्रोथ में ऐड करेगी। हाँ कैटलिस्ट का काम कर जाएगी। करेक्ट। तो आपने कहा कि भाई आप अगले 10 सालों में 5,000 करोड़ की कंपनी बन जाएंगे, लेकिन साथ के साथ जो चैलेंजेस अभी आ रहे हैं, ठीक है ना, बिजनेस को लेके जिस तरह से इंडस्ट्री हमारी मूव कर रही है, उसमें आपको क्या लगता है कि आपकी कंपनी, कंपटीशन जिस तरह से बढ़ रहा है, तो उसमें कितनी कठिनाइयाँ या कितनी आपको कहते हैं ना सहूलियतें मिलने वाली हैं? हालांकि आपने कहा कि आप एक्विजिशंस की तरफ भी देख रहे हैं जिससे इनऑर्गेनिक ग्रोथ हो, तो बट चैलेंजेस भी कुछ आप दिखाई देते हैं आपको अपनी इंडस्ट्री में? हाँ, देखिए क्या होता है, चैलेंजेस हैं काफ़ी। चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन बिल्कुल बढ़ रहे हैं, और उससे क्या रहता है कि हम डेफिनेटली वो दे बिकम लाइक स्पीड बम्प्स, हम अपनी उसमें नॉर्मल पार्लेंस में यही बात करते हैं। बट आई वुड से कि वो किसी बिजनेस में होंगे, जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है, आपका बिजनेस ग्रो करता है। आज इंडिया टॉप 5 में है, इंडिया इज ऑलरेडी बिकमिंग ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। तो डेफिनेटली लॉजिस्टिक्स इज द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। तो लॉजिस्टिक्स के ऊपर इज द बज वर्ड टुडे। तो ये बिजनेस ग्रो करेगा करेगा। मुझे जो चैलेंजेस नज़र आते हैं ओवरऑल, सिर्फ ये जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस आती हैं उसकी वजह से ज़्यादा हमें चैलेंजेस। डिस्ट्रप्शन होती है, रादर देन कंपटीशन से। कंपटीशन को हम इसलिए आराम से मैनेज कर सकते हैं क्योंकि वी आर अ 100% कंप्लायंट कंपनी। हम लोग वी आर अ वेरी एथिकल कंपनी। सो हम उन पैरामीटर्स में काफ़ी स्ट्रांग हैं। तो कोई भी एक ऑर्गेनाइज्ड कंपनी होगी, एक बड़ा कॉर्पोरेट होगा, वो हमसे काम करना चाहेगा। हम एज फार एज द फाइनेंशियल कंडीशन इज कंसर्न, वी आर वेरी स्ट्रांग। सो उस एस्पेक्ट से हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपटीशन, वी आर नॉट वरीड अबाउट द कंपटीशन। वी आर फुली geared टू टेक ऑन द कंपटीशन, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। बट ये जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस आ जाती हैं, जैसे अभी रेड सी का इशू आ गया, या यूक्रेन वॉर आ गया, या और ऐसी सिचुएशन जो आती, वो एक तरह से स्पीड बम्प्स करके आती हैं। वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं। करेक्ट। हरप्रीत जी, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं ना, जो ईसीजी कराते हैं, हाँ, तो जब वो लगाते हैं तो उसमें फिर मॉनिटर में ऐसे ऐसे ग्राफ बनता है, और जब अगर स्ट्रेट लाइन बन जाती है तो कहते हैं कि सॉरी, डॉक्टर सॉरी बोलता है। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि जो बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ है, वो स्ट्रेट लाइन में तो नहीं चलती है। हाँ, या ऐसी नहीं चलती है कि यहाँ से शुरू हुआ था बस टेक ऑफ कर रहा है, ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा। हाँ। तो क्या कभी आपकी लाइफ में, मतलब ये मैं गलत पूछ रहा हूँ, क्या कभी, मैं समझता हूँ आए ही होंगे, क्योंकि ऐसा कोई शायद नहीं अभी तक मुझे मिला है जो कहे कि नहीं नहीं जी मैंने तो जब से शुरू किया था मैं तो ऊपर ही ऊपर उड़ रहा हूँ। तो ऐसा क्या आपकी लाइफ में घटनाएं घटी जिसमें आपको लगा हो कि ये तो डिप आया है और इतना डिप गहरा आ गया है कि अब शायद मैं वापस जंप नहीं ले पाऊंगा? इस तरह की कोई कभी डिसअपॉइंटमेंट आई है? देखिए, जो इंडियन एंटरप्रेन्योर है ना, वो बहुत रेजिलेंट है। लाइक आई वुड से उसमें जो एक पावर टू कम बैक है वो बहुत स्ट्रांग है।
और मैं अपने बारे में नहीं कह रहा, मैं इन जनरल इंडियन नहीं, आप कम्युनिटी। जब कह रहे थे मैं मुस्कुरा इसीलिए रहा था कि बड़ा आपने सही बात कही पते की। वो रेजिलिएंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसकी लाइफ में इतनी रौनकें हो जाती हैं। रौनकें नॉट बिकॉज ऑफ एनी गुड रीजंस, बट रौनकें, मैं इनको इनको रौनक इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये सिचुएशन को थोड़ा लाइट कर देती जी है, यू नो। तो हमारी लाइफ में भी बहुत रौनकें रही हैं शुरू से, जी। और बट यस, यू नो, चैलेंजेस काफ़ी आए, शुरू से आए। एक आधा कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे ऐसी रौनक का? हाँ जरूर। हम लोग आई मैं थिंक, इसलिए भी जानना चाहता हूँ कि जो हमारे आजकल के युवा साथी ना, वो थोड़े से पेशेंस नहीं होता उनके पास में, वो हार जाते हैं, कई बार लगता है कि नहीं बस हो ही नहीं सकता। तो एक बड़ा बहुत हमारे जब मैंने बिज़नेस शुरू किया तो जो 2000 में, तो 2004-5 तक हम एक कंपनी से काम करते थे, जो हमारे लिए ऑलमोस्ट 60% बिजनेस उनकी तरफ से आता था। तो आई डोंट वांट टू नेम द कंपनी जी फॉर ठीक। ऑब्वियस रीजंस, तो जी बट उनसे हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस था, और हमें लगता था कि हम ही उन्हीं के लिए सब कुछ हैं, और वो हमारे भगवान हैं, और सब कुछ है, और यू नो वी वर सर्विंग देम वेरी नहीं नहीं वेल। बिल्कुल होता है। हाँ, और और हम, उससे कंफर्ट जोन भी आ जाता है। हाँ, और उससे कंफर्ट जोन भी हमारा आने लग गया था, और आई वुड से हम अच्छा बिजनेस कर रहे थे, सर्विस दे रहे थे, एवरीथिंग वाज मूविंग फाइन। तो ये 2004-5 की बात है। तो 5 के मिडल में ऐसा हुआ कि उस कंपनी ने, हमें पता चला कि उस कंपनी की, वो बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी की अपनी ही एक सिस्टर कंसर्न है जो अब इंडिया में आ रही है, और वो लॉजिस्टिक्स का काम करेगी। वो बाहर लॉजिस्टिक्स का ही काम करते थे, ओके। और अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इंडिया में लाएंगे और ये लॉजिस्टिक्स का और काम उन्होंने करेंगे। शायद ये भी देखा होगा ना, इंडिया में हम इतने नंबर्स में तो वहाँ पैसा हाँ दे रहे हैं, हाँ, तो क्यों नहीं अपनी सिस्टर कंसर्न करेक्ट। को देते हैं। तो जब ये न्यूज़ आई तो हमने बोला नहीं नहीं यार, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमें क्या पता, वो अगले 2 महीने में उन्होंने यहाँ पे ऑफिस सेटअप कर लिया, और अगले 2-3 महीने में उन्होंने सारा बिजनेस वहाँ शिफ्ट कर लिया। जब वो बिजनेस शिफ्ट किया तो हम तो हक्के बक्के रह गए कि अब भैया करें क्या, क्योंकि हमारा 60% बिजनेस वहाँ मूव हो गया। सो बट देन आई रियलाइज दैट इट वाज अ, आई थिंक इट वाज अ, यू नो, अ वेकअप कॉल फॉर अस, यू नो, मे बी अ वेकअप कॉल अगेन फॉर मी, कि यार आप, यू कैनॉट डिपेंड ऑन वन वन पर्सन कस्टमर वन फॉर कंपनी। 60% ऑफ योर बिजनेस। आपका जो स्प्रेड होना चाहिए, आप वो एक इंडस्ट्री वर्टिकल पकड़ो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है या ऑटो है, लेकिन उसमें आपके पास 8-10 कंपनियां होनी चाहिए जो आपका 5-10% बिजनेस कर रही है। तो आई थिंक दैट वाज अ बिग चैलेंज, बिग वेकअप कॉल फॉर अस, जो मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ा वेकअप कॉल था। और उससे ये फ़ायदा हुआ कि हम लोग डाइवर्स बिजनेस में घुसे। उससे ये ज़रूर फ़ायदा हुआ कि हम लोग, ऑफ कोर्स वो बिज़नेस हमारा अगले 2-3 महीने, 6 महीने हमारा डिप आया, बट एक फ़ायदा ये होगा कि लॉन्ग टर्म में हमने ये स्ट्रैटेजिकली डिसाइड किया कि हम एक के ऊपर कभी पूरी तरह से चाहे वो हमारा नंबर 1 हो, लेकिन हमारे पास और भी ऐसे बिजनेसेस होने चाहिए जो हम स्केल अप कर सकते हैं। सो दैट वाज अ बिग, यू नो, चैलेंज फॉर मी एज अ ओनर ऑफ द बिजनेस, जो हमने उस टाइम एनकाउंटर किया, और वो बड़ा स्ट्रेसिंग टाइम होता है, आप समझ नहीं सकते बिल्कुल, हैं। वो आपने कहा ना रौनक कि भाई अगर आपके पास 100 हाँ रुपए आ रहे हैं, और हाँ जाहिर सी बात है अगर 100 रुपए आ रहे हैं तो 100 के 100 रुपए आपके पास नहीं जा हाँ रहे हैं, आपके पास तो 10-12 रुपए ही हाँ आ रहे होते हैं, हाँ, बाकी सब टीम में या खर्चों में बट रहे करेक्ट। होते हैं। और उसमें से भी पता लगा कि खर्चे तो आपके फिक्स हैं, हाँ, लेकिन 60% जो आने थे वो तो आए ही नहीं। बिल्कुल तो पता बिल्कुल। लगा या तो जो आपकी सेविंग है, जो हाँ, कैपिटल है, वहां हम्म, से आपको वो खर्च करने पड़े, या आपको लोन लेना पड़े। बिल्कुल तो बिल्कुल। इससे क्या जो मैं समझाऊं वो ठीक समझाऊं, और मैं अपने दर्शकों को भी समझाना चाहता हूं कि किसी भी कंपनी का जो क्लाइंट है, जो बड़े से बड़ा क्लाइंट हो, 10% से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। आई वुड से 8 से 10% होना चाहिए, चाहे वो ओवरऑल किटी आप बड़ी करें, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भी कि आपकी किटी बड़ी हो। किटी बड़ी हो। हाँ, किटी हाँ, बड़ी ताकि होगी। मतलब अगर 10% जाएगा तो आपको इतना ज़्यादा बिल्कुल वो नहीं बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल, तो आपकी ओवर डिपेंडेंस ऑन 1 और 2 क्लाइंट नहीं होनी चाहिए। वो आपको कहीं भी, कहाँ पे भी, क्योंकि अगर कुछ सर्विस फेलियर्स भी हो गए या कुछ हो गया, तो वो भी आपका बिजनेस हैम्पर कर सकती है। बिजनेस हैम्पर कर सकती है। एक चीज़ और बताइए हरप्रीत जी, कुछ लोगों का सोचना है कि भाई वर्क हार्ड नहीं, वर्क स्मार्ट करना चाहिए। हम्म तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, हम्म इस पे हमेशा डिबेट रहती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और मैं हम्म। भी मानता हूँ कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो व्यक्ति को कितने घंटे काम करना चाहिए? देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा ज़रूरी है, और तभी आप लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं। जॉब इज़ नॉट योर लाइफ, यू नो।
इट इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ, जॉब इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। मेरा ये बिलीव शुरू से रहा है कि भाई यू शुड नॉट कंसिडर योर जॉब एज योर लाइफ, बट इट इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू नो। सो अगर हम वो कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे कि ये आपकी जॉब लाइफ का एक स्मॉल पार्ट है, तो आपको लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अदरवाइज यू विल बर्न आउट। सेम इज़ द केस ऑफ कोर्स, मेरा भी ये बिलीफ है, मैं आपका आई एग्री विद यू कि देर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क फॉर श्योर। कि आप सोचें कि जी मैं 2 घंटे काम कर लूँ और मैं कुछ अचीव कर लाऊँ, बिकॉज क्या होता है, जो कंसिस्टेंसी आती है वो हार्ड वर्क से ही आती है। आप और हार्ड वर्क ये नहीं है कि मैं लगा ही हुआ हूँ, मतलब आपको यू हैव टू बी वाइज टू डू दैट हार्ड वर्क, यू नो। रिजल्ट ओरिएंटेड हार्ड वर्क होना चाहिए। करेक्ट, हाँ, विजन ओरिएंटेड हार्ड वर्क होना चाहिए, और आपका एक कुछ गोल होना चाहिए कि आई हैव टू वर्क टुवर्ड्स दिस, यू नो। वो हार्ड वर्क विल डेफिनेटली गिव यू गुड रिजल्ट्स। कितने घंटे काम करना चाहिए दिन में या वीक में? देखिए, दिन में आपको 7-8 घंटे तो काम करना ही चाहिए, मतलब वो सात मेरा आठ घंटे वो घंटे हैं जो 10 बजे जाएं और 6 बजे आ जाएं? नहीं, नॉट नेसेसरीली भाई, वो डिपेंड करता है आपका किस टाइप का वर्क नहीं, फ्लो मतलब है। जब मेरा कहने का मतलब ये था, थोड़ा सा सरकास्टिक वे में पूछ रहा था हम्म। कि भाई लोग 10 बजे पहुंच गए, उसके बाद फिर इधर उधर गप्पे मारी, चाय पी और मेल नहीं, चेक करी और मेरा मेरा देखिए, आप ये कहना कि सिर्फ आप 6 से 10 से 6 की नौकरी करें और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, वो बिल्कुल गलत होगा कहना। कई कई ऐसे दिन होंगे जब आपको 12-12 घंटे भी काम करना पड़ेगा, कई ऐसे दिन होंगे जब आपको घर आके भी लैपटॉप खोल के आपको देखना पड़ेगा। मेरे को याद है कोविड टाइम में तो मैं खुद 18-18 घंटे काम करता था, क्योंकि दिन में भी कर रहे हो और आप रात को भी मैनेज कर रहे हो और आप सारी चीज़ें कर रहे हो, तो तभी हम लोग अच्छी तरह से निकल पाए। तो ये आपको पता है कि व्हाट इज़ राइट। आपको जब आप एक बिजनेस ओन करते हैं, आप एक कुछ भी जॉब भी करते हैं, तो एक आपकी जो कॉन्शियस होती है वो आपको बता देती है कि यार ये मेरे को अभी इसमें और टाइम देना चाहिए। यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट, यू नो, दैट इज़ द की, यू नो। अगर आप दिमाग से बहुत ज़्यादा लगेंगे, यार मेरे 6 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, अगर मैं चलूँ, तो देन यू कांट सक्सीड, यू नो। मतलब फिर आप दिमाग में ये रख के ना चले कि 8 घड़ी देख के काम ना करें। बिल्कुल कभी भी नहीं होना चाहिए। कभी आप हो सकता है 6 घंटे में आपका काम हो गया, आप जाइए घर में फैमिली के साथ मतलब एंजॉय आपको करिए। काम देख के काम करना चाहिए, ये काम है, ये खत्म होना चाहिए, दैट्स इट। ना कि मेरा टाइम हो गया और अब तो मैं जा रहा हूँ। एब्सोल्युटली। और एक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, एक अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे 15 मिनट, अपना 20 मिनट, आधा घंटा करें, मी टाइम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको रिजुविनेट करता है। वो आपको लगता है कि यार आई हैव डन समथिंग फॉर माई सेल्फ। नहीं तो आप क्या होता है, वो बर्नआउट स्टेज में आ जाते हैं। बर्नआउट और स्टेट। फैमिली इज़ अ वेरी बिग सपोर्ट, दैट इज़ द की। सो यू मस्ट स्पेंड गुड टाइम विद योर फैमिली, विद योर पेरेंट्स, विद योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस, दैट इज़ द की। बिल्कुल। हरप्रीत जी, जैसे जैसे व्यक्ति की, मतलब एक प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहे हैं, आप भी ऐसे बड़े सारे लोगों को देखते होंगे जो वो कहते होंगे कि मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 40 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 30 साल का एक्सपीरियंस है, आप मुझे सिखाओगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो जो एक्सपीरियंस जो लोग काउंट करते हैं, इतने साल का इतना बड़ा एक्सपीरियंस होने के बावजूद वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, जो इस तरह की बातें करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें ये देखते हैं कि उन्होंने जब से वो काम की शुरुआत करी हुई है, उसके बाद उन्होंने उस पर कितना काम किया है, उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। बट लेकिन ये देखते हैं कि भाई मैंने 2000 में काम शुरू किया था, आज 2023 हो गई, काम बेशक उन्होंने 4 साल उस पर किया हो, लेकिन वो एक्सपीरियंस उसको पूरा का पूरा गिनते हैं, काउंट करते हैं, और उस वजह से वो शायद कहीं पहुंच नहीं पाते। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, यू हैव टू बी अ लर्नर ईच डे। मेरा तो मानना है कि जब तक आप उस माइंडसेट से नहीं जाएंगे, कोई काम कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं। आज मैं आपसे काफ़ी मतलब हमारी तो काफ़ी पुरानी जानकारी है, बट आपसे मिल रहा हूँ, बट आई एम ईच डे हैज़ टू बी अ समथिंग, देयर हैज़ टू बी सम टेक अवे ईच डे। तभी आपकी जो एक आपके तभी आप यू हैव टू बी अ लर्नर, अ स्टूडेंट ईच डे, ये मेरा मानना है। आप वो उसको माने ना माने, क्योंकि कई इंस्टेंसेस लाइफ में रोज़ ऐसे होते हैं जो आप कुछ भी लर्निंग आपको दे सकते हैं। तो मैं इसको आई डोंट सब्सक्राइब टू दिस आइडिया कि भाई मैंने 20 साल काम किया, 30 साल काम किया, आप मेरे को क्या सिखाओगे। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। आई थिंक एनी सक्सेसफुल पर्सन, एनी होलसम पर्सन has to be has to meet people or interact with people with a mindset कि भाई मैं रोज कुछ ना कुछ सीख सकता हूँ। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, बट आपको इंस्टेंस में पता चल जाता है। आज आपके पास कोई भी आता है या कुछ इसे जब आप मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ वो आप उससे पिकअप कर सकते हैं।
चाहे उससे ना करें बट पूरा दिन अगर आप होगा तो दैट इज़ माय आइडिया। और आई फील दैट इफ अगर आपका ये माइंडसेट है तो you will always be learning new things, which will make you as a wholesome person. You will always take things in a positive way, और आप किसी नेगेटिव जोन में नहीं जाएंगे। नेगेटिव जोन में नहीं जाएंगे। तो क्या आप इसे मेरे साथ ये कह सकते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद? एब्सोल्युटली फाइन, आपने बहुत अच्छा फ्रेज किया कि सीखना बंद तो जीतना जीतना बंद। बंद। मैं उसको फुली सब्सक्राइब करता हूँ और आई फुली एग्री विद दैट। क्योंकि देखिए ईच डे इज समथिंग और द अदर कीप्स ऑन हैपनिंग। जैसे मैंने कहा रौनक लगी रहती है, तो उस रौनक को अगर आपको बंद करना है, कुछ नई चीज तो सीखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। ऑफिस आप कई बार प्लान करके कुछ जाते हैं और वहाँ पता लगता है आपके सामने बिल्कुल, सरप्राइजेस हैं। तो जिस सीखने की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसको जिस तरह से भी कहते हैं लोग कि भाई अगर 1% भी यदि आप डेली सीखते हैं हाँ, तो साल में 365% आप Correct. अपने आप को इम्प्रूव कर सकते Absolutely, हैं। absolutely. हरप्रीत जी, कोई भी व्यक्ति हो, उसका कोई ना कोई मेंटोर होता है, गुरु होता है। जब वो मुसीबत में फंसता है, उसके मार्गदर्शन लेने जाता है, गाइडेंस लेने जाता है। आपका कोई मेंटोर है जब आप फंसते हो? जरूरी नहीं है कि बिजनेस से ही, मतलब अदरवाइज जब लाइफ में फंसते हैं, कि जब लगता है कि अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप जाते हैं किसी के पास, पूछते हैं? देखिए मैं नॉर्मली मैंने देखा है लोग मैं बड़ा गॉड फेयरिंग हूँ और भगवान को काफ़ी मानता हूँ और सेवा वगैरह भी करता हूँ। लेकिन मेरे को ये लगता है कि पर्सनल लाइफ में जो आपकी फैमिली है ना, उससे बड़ा कोई मेंटोर है नहीं। क्योंकि वो आपको इतना क्लोजली वॉच करती हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके वाइफ हैं, चाहे आपके बच्चे हैं। आपको जो सच्ची चीज़ जो वो बता सकते हैं, वो आपका कोई आपके गुरु। विषय में जो वो बता सकते हैं वो कोई नहीं हाँ, बता सकता। हाँ। एग्जैक्टली। तो क्योंकि वो आपको इतना क्लोजली, चाहे वो मेरी मदर हो, चाहे वो मेरी वाइफ हो, चाहे वो मेरी डॉटर हो, मेरे सन हो, तो वो मैं इस मामले में काफ़ी लकी रहा हूँ कि हमारी आई हैव अ वेरी क्लोज फैमिली। अगर मेरे को कोई दिक्कत आती है तो मेरी मदर मेरे को बिना बताए, उनको समझ आ जाता है कि भाई ये तेरे को, इनको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ बता नहीं पा रहे। Same is with my wife, if if even I don't have to say, or even I say, I know कि मेरे को एक honest view मिलेगा। और I am being very lucky कि as a family we are a very cohesive group, I would say. So I call my family as a भाई family. तो कौन सा वाला भाई? नहीं on a lighter side. Okay. So we've been lucky that we share each of the things with them. एंड आई थिंक इट इज़ बिकॉज आप अपनी फैमिली से ज़्यादा किससे कंफर्टेबल नहीं होंगे, अपने गुरु से भी नहीं होंगे, नहीं होंगे, अपने भगवान से भी नहीं होंगे, मेरा ये मानना है। फिल्टर होके चीजें बताएंगे। हाँ, तो क्योंकि लेकिन आप अपनी फैमिली जो आपको दिन रात सुबह शाम देखती हम है, फिल्टर कर नहीं सकते। हाँ, तो वो आई हैव बीन लकी दैट दे हैव बीन बिग सपोर्ट टू मी, एंड आई हैव बीन लकी दैट दे हैव ऑलवेज स्टूड बाय मी, एंड आई एम एबल टू, मैं उनसे शेयर चीज़ें कर सकता हूँ। वो मेरे को अपनी जो भी अपनी इन द बेस्ट पॉसिबल वे मेरे को एडवाइस देते हैं, गाइड करते हैं। और आई थिंक मेरी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है और मैं वही कंटिन्यू करूँगा। और मेरे इस स्टेज ऑफ लाइफ में आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग विच हैज़ हैपेंड टू मी। नहीं, जो चीज अच्छी चल रही है उसको तो कहते हैं ना, छेड़ना ही नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, चलते घोड़े को चाबुक नहीं मारना चाहिए। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा चल रहा है, तो आई थिंक आई एम हैप्पी विद इट। हरप्रीत जी, तो मेंटोरशिप मतलब क्या वास्तव में किसी भी व्यक्ति के लिए, मतलब सपोज करिए आज अगर हम नए यूथ के लिए बात करें, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए बात करें, कि यदि वो लाइफ में बढ़ना चाहते हैं आगे और उनके पास उसका एक्सपीरियंस, जैसे आपने पहले ही सजेस्ट किया कि भाई 3 साल 4 साल 5 साल पहले उस फील्ड में आप जॉब कर लो, बट उसके बावजूद क्या उन्हें कोई अपना मेंटोर रखना चाहिए, जिससे वो ऐसे अगर बिजनेस में अपने फंसते हैं तो जाके पूछ सकें, और वो सामने जो मेंटोर है वो भी बिना किसी हेजिटेशन के उनको बता सके? और अगर वो मेंटोर हो तो कौन सा हो? क्योंकि अगर सेम इंडस्ट्री का है तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो सारे के सारे चीज़ें आपको ना बताएं। देखिए, मेंटोर होना एक बहुत अच्छी बात है। मेंटोर होना, एक गाइड होना बहुत आपको एक लाइफ में एक आजकल लाइफ कोच की जो बहुत बातें होती हैं, और आप भी बहुत फेमस लाइफ कोच हैं,
और लोगों को गाइड करते हैं। आई थिंक मेंटोर होना एक, आई वुड से दैट इन टुडेज टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑल्सो, स्पेशली फॉर द यंगर जनरेशन, क्योंकि यंगर जनरेशन कर सब कुछ सकती है बट वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज्ड है। कहीं ना कहीं उनको एक अगर डायरेक्शन ठीक मिले तो वो मतलब दे कैन गो टू एनी लेवल, दैट्स मेरी फीलिंग है, क्योंकि उनमें फायर भी है, उनमें एक जज्बा भी है, उनमें सिर्फ जो मिसिंग पॉइंट कहीं कहीं लगता है वो डायरेक्शन का लगता है। और एक ये मेंटोर, अगर कोई उनको अच्छा मेंटोर मिल जाए तो वो एक अपने ग्रोथ पाथ पे अच्छी तरह जा सकते हैं। आपका जो एक था कि वो किस इंडस्ट्री से हो क्या हो, वो इम्मटीरियल है, आपका कंफर्ट लेवल होना जरूरी है। कंफर्ट लेवल होना जरूरी हाँ, है। आपका कंफर्ट लेवल जो ना कि आप यू कैन ओपन योर हार्ट टू देम, कि भाई ये मेरा ये दिस पर्सन कैन गाइड मी और कैन लीड मी टू दी इन द राइट डायरेक्शन। तो वो कंफर्ट लेवल आपका जिससे भी हो, वो आई थिंक यू शुड चूज दैट पर्सन मतलब एज अ इसको इस मेंटोर। तरह से भी कह सकते हैं कि जो आपका मेंटोर है या गाइड है वो आपकी लाइफ के पाथ को, एक जो आपने डायरेक्शन की बात की, वो डायरेक्शन दिखाता है और दिखाएगा, क्योंकि काम में तो आप खुद अपने माहिर हैं ही। करेक्ट करेक्ट। हरप्रीत जी, एक मैं क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ, मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा यूथ है, अगर आप देखेंगे वो नौकरियों के पीछे बहुत भागता है। मेट्रोस की नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ खास लोगों की या कुछ विशेष बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर हम मेजॉरिटी में देखें तो वो जॉब के लिए पीछे भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि जी सरकार नौकरियाँ नहीं निकालती है। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारी तो उम्र नहीं निकली जा रही, क्योंकि वहाँ पे एज लिमिट भी होती है। तो उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि नौकरियों के पीछे वो कब तक भागते रहें, एक? और दूसरा, क्या व्यक्ति को नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए अगर जीवन में उसे आगे ग्रो करना है तो? देखिए रविंद्र जी, एक तो बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है, अगले 10 सालों में सरकारी नौकरियां कम ही होंगी, बिल्कुल ठीक है है। ना, और कम होती ही जा रही हैं। कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी इंफ्रा वो नौकरियां कम ही होंगी। तो अब जो आने वाले 10 साल होंगे वो इसमें प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट का भी यही फोकस है कि प्राइवेट सेक्टर ग्रो होता रहे। और ये जो माइग्रेशन फ्रॉम जो अंडर डेवलप्ड हमारे जो रीजन्स हैं, स्टेट्स हैं, वो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और बेंगलोर और चेन्नई सब जगह जाते हैं, जो बड़े हमारे सेंटर्स हैं, वो तभी रुकेगा जब हम इन्हीं जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं, अंडर डेवलप्ड रीजन्स हैं, वहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करें। उनको 10-10 साल का, अगर जब तक हम कोई इंसेंटिव्स नहीं देते हैं, गवर्नमेंट ने पहले इंसेंटिव्स दिए हैं बट वो इंडस्ट्रियल उसके लिए दिए हैं और वो सक्सेसफुल भी थे, ऐसी बात नहीं है। तभी जो हिमाचल और इधर और उत्तराखंड में भी जो एरियाज अंडर डेवलप्ड थे वो डेवलप हुए हैं। बट वो क्या हुआ, जैसे वो इंसेंटिव्स खत्म हुए, लोगों ने वहाँ से शिफ्ट करना शुरू कर दिया। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग गवर्नमेंट को सोचनी पड़ेगी, और इतना यहाँ पे ग्रोथ का पोटेंशियल है, और आई थिंक यूथ को वहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि जब यूथ यहाँ आता है तो यहाँ पे वो बेचारा परेशान हो जाता है, उसको वो टाइम का कुछ टाइम तक काम करता है, फिर वो घर वापस आना चाहता है। अगर हम नौकरी उन्हीं के घरों में, उन्हीं के रीजन में लेके आएंगे, आसपास रखेंगे, तो वो दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू हैपन। और उससे क्या होगा कि वो लोग एक तो अपने इकोसिस्टम में काम करेंगे, वो रीजन पूरा डेवलप होगा। अभी क्या हो रहा है कि यही जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं, यही डेवलप होते जा रहे हैं, तो वो रीजन तभी अंडर डेवलप्ड है। तो जब तक ये बड़ी इंडस्ट्रीज वहां नहीं जाएंगी, बड़े इंडस्ट्रीज वहां पे बुलाई नहीं जाएंगी हाँ, सरकार की तरफ करेक्ट, से, तब तक हाँ, नहीं होगा। क्योंकि सरकार ने अभी जमीन देनी है। जी। अगर मैंने कल फैक्ट्री लगाने में जाऊंगा, मेरे को जी 500 एकड़ जमीन चाहिए, मैं बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, तो सरकार मेरे को वहां दे दे और वहां मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा दे, तो मैं वहां खोल लूंगा। तो ये कहीं ना कहीं मिसिंग है बीच में हाँ, कनेक्टिविटी, जिसको सरकार को समझने की करेक्ट, आवश्यकता है। हाँ। और जैसा मैंने पूछा दूसरा क्वेश्चन कि व्यक्ति को ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए, व्यापार ठीक है या नौकरी ही ठीक है? देखिए, आई वुड से कि दोनों बहुत अच्छे मीडियम है टू अर्न योर लाइफ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका इकोसिस्टम कैसा है। आप व्यापार कर सकते हैं, या नौकरी अगर आपको अच्छी मिल जाती है, अगर आपका जीवन अच्छा चल रहा है, तो नौकरी, अच्छी नौकरी, देयर इज़ नथिंग लाइक अ गुड जॉब, एब्सोल्युटली। दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं, दोनों अलग वे ऑफ लाइफ हैं। क्योंकि बिजनेसमैन की लाइफ है, वो आगे बिजनेस लोगों को जॉब्स दे रहा है, लोगों के काफ़ी घर चला रहा है, और एक जो नौकरी कर रहा है आदमी, वो भी बड़ी स्टेबल लाइफ जीता है। तो दोनों अलग चीज़ें हैं। मैं तो ये मानना है कि दोनों में से कुछ भी करें, अपनी लाइफ को खुश रखें, और अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैज़ टू बी हैप्पी, टू लीड अ वेरी ऑनेस्ट लाइफ, होलसम लाइफ।
आप नौकरी करें और आप रोते रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बिजनेस में भी आपको सोचेंगे आप रोते रहेंगे। तो खुश रहना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ मेरा मानना तो ये यानी कि है। आपने कहा कि आप कुछ भी करो, हाँ, लेकिन सेंटर में ये रखो कि खुश कैसे खुश रहें। रहना, दैट इज़ द की। जी, हरप्रीत जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ अपने युवा साथियों के लिए ही, क्योंकि वो लोग आप जैसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से बहुत सीखते हैं, और जो सीखना चाहते हैं सीखते वही हैं, हर व्यक्ति नहीं सीखता है। तो सफलता के अगर हम 7 मूल मंत्र पूछना चाहें आपसे, 7 7 7 थंब रूल, कि वो क्या हैं, कि यदि वह व्यक्ति अपनी लाइफ में अपना ले तो वह कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। देखिए, मेरा ये मानना है, जो मैं अपनी लाइफ का बता जी, सकता हूँ, और नहीं, आपको अपनी ही लाइफ का बताना हाँ, है, और दूसरे का क्या जो पता। हमने अपनी लाइफ में देखी, स्ट्रगल देखी, और हम उन चीज़ों से कैसे बाहर आ पाए, बिकॉज आई थिंक मेरे ख्याल से ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे भी बड़ी बात है ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। हाँ, बिकॉज ऑनेस्टी आप किसी भी चीज़ में करें, चाहे इन योर वर्क, इन योर लाइफ, इन योर फैमिली, इन एनीथिंग, दैट इज़ द की, इवन इन टू योर स्टाफ और एनीथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जी, दैट इज़ देयर। सेकेंडली, उससे लिंक्ड है इंटीग्रिटी, आपकी इंटीग्रिटी इन प्लेस होनी चाहिए, चाहे जब आप वो कस्टमर से डील कर रहे हैं, चाहे वो अपने बिजनेस पार्टनर से डील कर रहे हैं, आपकी इंटीग्रिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसी से आप एथिकल बिहेवियर लाते हैं। Third most important thing which I feel is hard working, which you will also agree that there is no substitute to hard working, which is very important in leading a good life. Fourth, I would put it like discipline. कि आप आज आप किसी को टाइम दे रहे हैं, आज आप किसी को आपने 10 बजे का टाइम दिया, तो आप 10 बजे पहुंच जाइए। डिसिप्लिन, वो भी आपको पता है कि मैं ये इनडिसिप्लिन हो रहा है, तो वो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि एज यू ग्रो, यू डिसिप्लिन इज अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट आई वुड से कि फैमिली लाइफ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गिव आपको सेल्फिश नहीं होना, अपने अपने फैमिली लाइफ को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। हाँ, अनदर, क्योंकि मैं खुद एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, आपको गॉड फेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गॉड फेयरिंग से ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। जब आप सुबह बैठते हैं सामने, पूजा करते हैं, रात को पूजा करते हैं, तो आपको आपकी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है कि यार ये मैंने आज गलत किया, चलो कल ये नहीं करूँगा, एंड फोर्थ वन, जो लास्ट आई वुड से इज रिस्पेक्ट टू ऑल। हम बोलते हैं, चाहे वो हमारा चौकीदार हो, या ड्राइवर हो, या जनरल मैनेजर हो, या वाइस प्रेसिडेंट हो, एक इक्वालिटी टू ऑल, रिस्पेक्ट टू ऑल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो सब चीज़ों से क्या है कि एक आपका, आप किसी को तू मैं करके बुलाएं, या आप उसको हाँ भैया जी करके बुलाएं, तो उसका एक अलग रहता है, मतलब किसी की पोजीशन से उसको ना आके हाँ, छोटा बड़ा ना हाँ, समझे। हाँ। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में, 7 चीज़ें मेरे को लगती हैं कि रिस्पेक्ट टू ऑल और इक्वालिटी टू ऑल इज़, आई वुड से रिस्पेक्ट टू ऑल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपको ओवरऑल आपको भी पॉजिटिव फील कराता है, और ओवरऑल एक आपका जो आपके आसपास जो इकोसिस्टम है वो भी बड़ा पॉजिटिव रखता है। नहीं, बिल्कुल वेरी आपने सिंपल थिंग्स, बट अगर हम ये अडॉप्ट करते हैं, मेरे को आई हैव बीन वेरी हैप्पी के दे हैव वर्कड फॉर मी। आई थिंक लाइफ के जो सक्सेस के फंडामेंटल्स हैं वो सेम हैं और बहुत इजी हैं, जैसा आपने कहा, लेकिन बशर्ते कि हम उसको इम्बाइब कर लें और अडॉप्ट कर लें, अदरवाइज नहीं है। तो धन्यवाद हरप्रीत जी, आपसे बड़ी अच्छी बातचीत हुई, वार्ता हुई, और मैं समझता हूँ कि मैं आपके भी काम को समझा, जिस तरह से आपने ग्रो किया, वो जो आपने जर्नी बताई, वो जो इससे हमारा यूथ है जो इस कार्यक्रम को देखेगा उसको भी सीखने को कुछ मिलेगा। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप 27 तक 5,000 करोड़ तक पहुँचे, 2,000 तक, फिर उसके बाद जो आपका 5,000 करोड़ का टारगेट है वो भी पूरा हो, और ईश्वर करे कि इससे भी कहीं मैनीफोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर Same to here. talk to you, meet you, and thank you so much. Thank you. तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आज हरप्रीत मल्होत्रा जी, और उन्होंने बताई अपने जीवन की पूरी गाथा कि उन्होंने कहाँ से शुरू किया और कैसे आज टाइगर लॉजिस्टिक लिमिटेड आगे बढ़ रहा है, भाग रहा है। युवा साथियों को यही कहना है, जैसा हरप्रीत जी ने भी कहा, कि आप किसी भी व्यक्ति की आज की सफलता को देखने की बजाय आज जो देख रहे हैं उसके पीछे जाएं, इतिहास में जाएं कि वो जर्नी क्या रही होगी, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे हैं। जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक उस सफलता तक आप कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है।
कोई भी आपके प्रश्न होते हैं, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट में लिख भेजिए, हम उसके जवाब आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद, नमस्ते।